अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फ़ेज़ 2 में हम यहाँ पर अकाउंटिंग सेकेंड ईयर के लेक्चर में और हम पार्टनरशिप का टॉपिक इस वक्त यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और पार्टनरशिप के टॉपिक में हम इस वक्त फॉर्मेशन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मेशन के हमने इससे पहले कुछ सवालात करे थे और दो सवालात में हमने कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेने की कोशिश की। आज हम इसका प्रैक्टिस असाइनमेंट का तीसरा सवाल कर रहे हैं। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, एक नज़र आप देख लीजिए इसे। Mr. Rahil and Mr. Suhail, sole traders, was carrying on completing the business on May 15, 2004. They decided to form a partnership under the name of Rahil Suhail Traders by merging their business. On that date, their balance sheet were as follows. कोई राहिल साहब है, कोई सुहेल साहब है, उन दोनों ने अपने बिज़नेस को मर्ज किया और जो कि सोल ट्रेडर थे। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप के बिज़नेस को हम कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने अपनी अपनी बैलेंस शीट जो यहाँ पर शो कर दी है कि मिस्टर राहिल के पास कुछ हैं, मिस्टर सुहेल के पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। दोनों ने अपने बिज़नेस को सिमिलर को मर्ज कर दिया। आगे अब देखें इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है वो देखें। फॉलोइंग वैल्यूएशन वर एग्रीड अपॉन। एक चीज़ हमने पिछले सवाल में जो है वो समझी थी कि जो एग्रीड वैल्यू होती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एग्रीड वैल्यू को हम प्रेफर करते हैं अपनी बुक्स में। जब नई फॉर्म हो गई पार्टनरशिप तो अब हमने जो एग्रीड वैल्यू है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर बोलते हैं नंबर 1 मिस्टर राहिल के हवाले से कहते हैं कि मिस्टर राहिल अकाउंट रिसीवर वॉल एस्टिमेटेड टू रियलाइज 25,500। अच्छा, एक बात बेटा यहाँ पर बहुत तवज्जो से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर एग्री करा कि अकाउंट रिसीवर जो मिस्टर राहिल के पास हैं वो अब 25,500 रुपये के हो जाएंगे। अगर मैं मिस्टर राहिल के अकाउंट रिसीवर को देखूँ तो 40,000 है और उनका अलाउंस ऑफ बैड डेट से 2,800। अगर आप 40,000 में से 2,800 को माइनस कर दें तो 37,200 रुपये निकलते हैं नेट अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो नेट अकाउंट रिसीवेबल 37,200 निकलते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मिस्टर राहिल का जो अकाउंट रिसीवेबल वो रियलाइज होकर जो अब आएगा, यानी जो कैश में कन्वर्ट होने के बाद या एग्रीड वैल्यू जो अब आएगी ना, वो 25,500 की हम लिखेंगे। दोनों ने एग्री कर लिया। तो अब जब इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी तो उस वक्त मिस्टर राहिल का जो बैड डेट्स है वो इग्नोर हो जाएगा। मिस्टर राहिल की जो एक्चुअल अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी। अब अकाउंट रिसीवेबल की जो नई वैल्यू लिखी जाएगी वो 25,500 रुपये लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कोई बैड डेट्स नहीं होगा, कोई पिछले अकाउंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन नहीं होगी। बस वो जो इग्नोर हो जाएगी वैल्यू वो इग्नोर हो गई। अब ये वैल्यू कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, तो जो एग्री वैल्यू होगी हम उसे ही कंसिडर करेंगे। आगे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 28,000। अब मिस्टर राहिल की मर्चेंडाइज जो थी वो 32,000 की थी। इन दोनों ने एग्री करा कि 32,000 नहीं बल्कि अब 28,000 होगी। तो 32,000 इग्नोर हो जाएगी, 28,000 नई बुक्स के अंदर एंट्री इसकी कंसिडर कर ली जाएगी। आगे चलते हैं। एंड डिलीवरी इक्विपमेंट ₹15,000। और जो डिलीवरी इक्विपमेंट है वो 15,000 के एस्टिमेट करें। अब मिस्टर राहिल का डिलीवरी इक्विपमेंट देखिए आप। डिलीवरी इक्विपमेंट है 60,000 के मिस्टर राहिल के और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 32,000 का। ठीक है, 60,000 के मिस्टर राहिल के डिलीवरी इक्विपमेंट्स हैं और उनका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 32,000 का। तो अगर आप दोनों का नेट फिगर निकालें, यानी एसेट्स में से अलाउंस निकाल दें, तो नेट वैल्यू 28,000 की निकल कर आती है। एग्री कितने पे कर रहे हैं कि डिलीवरी इक्विपमेंट होंगे 15,000 के। तो अब जो नई वैल्यू है डिलीवरी इक्विपमेंट के नाम से 15,000 की वैल्यू लिख दी जाएगी। पुरानी वैल्यू और अलाउंस और डेप्रिसिएशन पुराना वाला इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह यहां पर इस स्टेप में हमें ये बात समझ में आती है कि जो एग्री किया जाएगा, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात लिखी है सवाल में, तो जो एग्री वैल्यू है उसे लेंगे और उससे रिलेटेड जो पुरानी वैल्यू है, जो पुरानी कंसिडरेशन, उसे इग्नोर कर देंगे। अगर हम कोई फिक्स एसेट को एग्री कर रहे हैं कि भाई ये एग्री वैल्यू नई वाली है, तो जो पुराना अलाउंस पुरानी वैल्यू दोनों इग्नोर हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूं कि अकाउंट रिसीवेबल अब नया वाला इस अमाउंट का लिया जाएगा,
पिछला वाला पुराना अकाउंट रिसीवेबल और अगर कोई बैड डेट्स है तो वो दोनों इग्नोर हो जाएंगे और नई अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कंसिडर हो जाएगी नई बैलेंस शीट और नई जर्नल एंट्रीज के अंदर। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुहेल के बारे में कहते हैं कि मिस्टर सुहेल अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 8000। देखिए यहां पर भी बिल्कुल वही बात है कि अगर इनके अकाउंट रिसीवेबल 8000 पर रियलाइज है तो जो इनकी पुरानी वैल्यू है उसे इग्नोर कर देंगे, नए अकाउंट रिसीवेबल 8000 से कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू है 600 की। अगर आप इनकी ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू देखें तो 1600 रुपए की है। इसका मतलब ये दोनों एग्री करते हैं कि 600 रुपए की ऑफिस सप्लाईज अब लिखी जाएंगी तो जो पुरानी वाली वैल्यू है उसे खत्म कर देंगे। लेकिन बेटे याद रहे, ऑफिस सप्लाईज हो कोई भी अकाउंट हो, दोनों के पास वो मौजूद है। जिसका रियलाइज होगा उसका वो अकाउंट खत्म होगा और नई वैल्यू लिखी जाएगी। पुराने वाले का जो मौजूद है वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अभी मैं जब एंट्रीज समझाने पर आऊंगा तो इंशाल्लाह ये बात और क्लियर होगी आपको। और ऑफिस इक्विपमेंट ने 5000 का एग्री करा। ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारे पास मौजूद है मिस्टर सुहेल का वो 16000 का है और उनका जो ऑफिस इक्विपमेंट 32000 का है और उनका जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो 20000 का है। तो उस लिहाज से 12000 की वैल्यू बनती है। लेकिन बहरहाल हमें इस बात में कोई एक की दो मतलब बातें नहीं है कि ऑफिस इक्विपमेंट अगर एग्री कर लिया 5000 का तो अब हम 5000 लिखेंगे, पुराना वाला जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो इग्नोर हो जाएगा, पुरानी वाली जो वैल्यू है वो भी इग्नोर हो जाएगी। तो अब ये तमाम वैल्यूएशन दे दी। रिक्वायरमेंट में बोलता है गिव एंट्रीज इन जर्नल रिकॉर्ड दी न्यूली फॉर्म और प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब इंपॉर्टेंट तरीन बात क्या है उसे समझ लेते हैं। जो एंट्रीज बनेंगी वो उनके डेटा से बनेंगी जो सवाल में दिया हुआ है, लेकिन उस डेटा में जहां जहां पर वैल्यूएशन हुई भी है वहां पर जो एग्रीड वैल्यू है वो लिख दी जाएगी। बाकी जो डेटा सवाल में दिया हुआ है वो ही लिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपकी आसानी के लिए एक काम कर देता हूं कि हमने मिस्टर राहिल का अकाउंट रिसीवेबल किया था, इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, इसी तरह हमारे पास जो थी वो डिलीवरी इक्विपमेंट थे। ये तीन वैल्यूज अगर आप देखेंगे, यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीन वैल्यू हमने जो रियलाइज्ड वैल्यू हैं वो ली हैं, जो आगे उन्होंने पॉइंट्स में दिया है। बाकी इसके अलावा जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो जो सवाल में कैश दिया हुआ था वही हमने सवाल में कैश यहां पर लिख दिया। जब हम अकाउंट रिसीवेबल पर आए तो हमने देखा ये रियलाइज हुआ तो जो एग्रीड वैल्यू थी हमने वो लिख ली, सवाल की इग्नोर कर दी। तो इसी तरह हमने तमाम की तमाम वैल्यूज यहां पर पुटअप कर दी। एक बात बेटा जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डिलीवरी इक्विपमेंट मिस्टर राहिल का रियलाइज हुआ तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू आपने लिख ली, लेकिन इनका ऑफिस इक्विपमेंट रियलाइज नहीं हुआ था तो जो ऑफिस इक्विपमेंट की वहां वैल्यू है वो लिखी जाएगी और साथ ही उसका अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी लिखा जाएगा। आप यहां पर देखें हमने डिलीवरी इक्विपमेंट का कोई अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज कर दिया गया था और एग्री कर दिया गया था। तो इस तरह ये वैल्यू हमने अलाउंस ऑफिस इक्विपमेंट का है और ऑफिस इक्विपमेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू जो बुक वैल्यू मौजूद है वो बुक वैल्यू हमने एज इट इज ले लिया अपने पास। इसी तरह हमारे पास जो अकाउंट्स पेबल था वो एज इट इज ले लिया। अब हमने अकाउंटिंग की एक इक्वेशन पढ़ी है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल दूंगा। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जो आपने सिंगल एंट्री के टॉपिक में भी पढ़ी है और लगातार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप जरा देखिए ये तमाम के तमाम एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी है, इनका टोटल इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कैपिटल का फिगर निकल के आ जाएगा। यानी ये तमाम के तमाम टोटल करें, इसका टोटल करें, इनको आपस में माइनस करें तो ये फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो कैपिटल निकालने का ये तरीक़ेकार है। इसी तरह मिस्टर सुहेल की इन्वेस्टमेंट पर आ जाए तो बिल्कुल वही काम जो हमने मिस्टर राहिल में किया था वही काम मिस्टर सुहेल में करेंगे कि जो रियलाइजेबल अमाउंट है, एग्रीड अमाउंट है, वो एग्रीड अमाउंट यहाँ पुटअप कर देंगे। और जो अब चूंकि इनका देखिए डिलीवरी इक्विपमेंट रियलाइज हुआ था, इनका ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो रियलाइज हुआ, तो इस तरह
हम यहाँ पर इनका जो एक मिनट, यहाँ कुछ शायद थोड़ी सी, हाँ, यहाँ पर इनका ऑफिस इक्विपमेंट रियलाइज हुआ, तो ऑफिस इक्विपमेंट का देखिए कोई अलाउंस और डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है, इसीलिए कि वो एग्रीड वैल्यू के ऊपर हमने लिख लिया। हाँ, जो डिलीवरी इक्विपमेंट था उसकी एक्चुअल वैल्यू भी लिखी, डिलीवरी इक्विपमेंट का हमने यहाँ पर जो अलाउंस और डेप्रिसिएशन है वो भी कैलकुलेट करा। इसी तरह इनका अकाउंट पेबल लिया, इन सब का टोटल करा, इन दोनों का टोटल करा, इस टोटल में से ये टोटल माइनस करा तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। जब ही हमने इसको एक बैलेंसिंग फिगर का नाम दिया है, यानी बैलेंस करने के लिए ये कैलकुलेट करा तो हमारा कैपिटल निकला। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें उसी बेस को बनाकर इसे कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहां तक ये जर्नल एंट्री वाला पोर्शन था वो मुकम्मल हो गया। अब बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट को देखिए बेटा, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों पार्टनर से मर्ज हो रहे हैं, तो जो पार्टनर्स हैं, जैसे इनका कैश है 8,000 और 12,000, तो 20,000 का कैश, राइट। इसी तरह इनका अकाउंट रिसीवेबल 25,500 और इनका अकाउंट रिसीवेबल समथिंग जो भी है, तो ये सब का सब कैलकुलेट होकर यहां लिखा जाएगा मर्ज करके। ठीक है, तो ये तमाम करंट एसेट ले लिए और नॉन करंट एसेट ले लिए और उनमें से डेप्रिसिएशन को वगैरह को जो भी था माइनस कर दिया। और इसी तरह लायबिलिटीज भी देख लें आप कि इनकी जो लायबिलिटी है वो 32,000 की और ये 38,000 की है, तो उनको जमा करके लिख लिया। दोनों का कैपिटल देंगे, जो फाइंड आउट किया था आपने वो कैपिटल ले लिया। अगर आप इन सब की टोटलिंग करेंगे तो वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तर्ज के ऊपर जो हमारे पास एक सवाल है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर दरअसल 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदाज का है, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। वो एक असाइनमेंट है आपका, इसे आपने खुद से जो है वो सॉल्व करना है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अगले सवालात के ऊपर आएंगे। उम्मीद है ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको जो सवाल है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इस तरह के सवालात इम्तिहानी सवालात का हिस्सा हैं, ये इम्तिहान में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद आगे के सवालात को कराएंगे और उस वक्त तक आपने अपने असाइनमेंट्स को, अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करना है। अस्सलाम वालेकुम।